हेलो दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी फन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 1000 जीके की जो एमसीक्यूज की सीरीज है इसे हम आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके, मोस्ट इंपोर्टेंट डेज और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। यानी 50 एमसीक्यूज हम यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास से वो भी इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल दोस्तों आज की क्लास में 150 प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 200 से आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों 199 तक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, पार्ट 1 में डिस्कस किए थे। और पार्ट 1 का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां पर हमने पॉलिटी के, स्टैटिक जीके के, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 200 से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन फिर आता रहे। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 200 से। यहाँ पर पूछा गया है, आकार के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ज्योग्राफी के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके 50 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से है, आकार के आधार पर तीसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है। तो तीसरा आपको पूछा है और राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस भी हम कहते हैं। और अगर क्रम की बात करें तो बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून, ऐसे भी ध्यान रखेगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 201 है, पूछा गया है दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये ज्योग्राफी से संबंधित है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, तो दूसरे की बात करें तो यहां पर ऑप्शन बी है, यानी मंगल ग्रह है। सबसे छोटा बुध है, फिर मंगल, फिर शुक्र और पृथ्वी। तो क्वेश्चन नंबर 201 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 202, सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है उसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी। यहां दोस्तों पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, ऑप्शन ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए शनि का सबसे कम है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो पृथ्वी का है, और सबसे कम जो घनत्व का है वो शनि का है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 203 पे। पूछा गया है, पृथ्वी की जो क्रस्ट में पाया जाने वाला जो सर्वाधिक तत्व है वह कौन सा है। अब यहां पर बात की गई है पृथ्वी के क्रस्ट में। क्रस्ट यानी पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग है। तो पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला जो सर्वाधिक तत्व है वह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 203 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां सी, यहां पर आपको मिलेगा। ऑक्सीजन आपको यहां पर मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा यहां पर नंबर 1 है ऑक्सीजन, दूसरा नंबर आता है सिलिकॉन का, तीसरा है एल्यूमिनियम का, और फिर आता है यहां पर लोहे का। पृथ्वी की क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो 40% के आसपास है, फिर सिलिकॉन का जो 27% के आसपास है, और एल्यूमिनियम का तब 8%, और फिर लोहे का 5%। अगर पूरी पृथ्वी आपको पूछा जाता तो उसमें क्या आ जाता, लोहा आ जाता। लेकिन क्रस्ट पूछा है तो सतह आपको पूछा है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 204 और 205 देखिए, पूछा गया है यहां पर कि निम्न में से आंतरिक, जिसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहते हैं, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 204 कैसे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछेंगे आंतरिक ग्रह कौन सा है, या फिर पार्थिव ग्रह कौन सा है, या फिर टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन सा है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 204 के सही आंसर की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन नंबर ई, यानी अरुण। देखिए दोस्तों, अरुण नहीं है। जो शुरुआत के जैसे मंगल ग्रह, पृथ्वी, शुक्र, बुध, जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, टेरेस्ट्रियल ग्रह के अंतर्गत, आंतरिक ग्रह ने कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है। अब यहां पर पूछा है कि कौन सा बाह्य ग्रह नहीं है। तो मंगल, पृथ्वी, शुक्र, बुध, ये सभी जो आ जाते हैं ये आते हैं पार्थिव ग्रह के अंतर्गत। तो बाकी जो और ग्रह हैं वो आते हैं जोवियन के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर है 6, और पूछा गया है बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 206, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जो किया था वो क्या था, जॉर्ज लेमेथियर ने। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 207 पे चलते हैं, और पूछा गया है धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 207। तो क्वेश्चन नंबर 207 का सही आंसर आप देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकेंद्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को कहते हैं फोकस, और जहां पर सबसे पहले भूकंप पहुंचता है या फिर अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं एपिसेंटर इंग्लिश में, और हिंदी की बात करें तो अधिकेंद्र उसे कहते हैं।
और यहीं पर जब यहाँ पे ये भूकंप उत्पन्न होता है तो 3 तरंगे उत्पन्न होती है, PSL, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 208, 209 और 210। क्वेश्चन नंबर 208 पूछा गया है, कौन सा आग्नेय चट्टान का प्रकार नहीं है। ऐसे प्रश्न भी अक्सर आते हैं कि कौन सी आग्नेय चट्टान है, कौन सी अवसादी चट्टान है, कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो सारे प्रश्न दोस्तों एक साथ यहां पे आ जाएंगे। कौन सा आग्नेय चट्टान का प्रकार नहीं है, ग्रेनाइट, शेल, बेसॉल्ट और ग्रेबो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शेल यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 209 पूछा गया है, कौन सा अवसादी चट्टान का प्रकार नहीं है। तो 209 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बेसॉल्ट। अभी पीछे देखा था, जो बेसॉल्ट है वो तो क्या है, ये आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 210, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए रूपांतरित चट्टान के उदाहरण की बात करते हैं तो यह है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां, बी यानी चूना। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट होते हैं। तो पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए पूरब से पश्चिम की ओर क्वेश्चन पूछा गया है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो देखिए दोस्तों यहां पर देखना है पूरब से पश्चिम की ओर कौन सा होता है। तो यहां दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बी और सी यानी वीनस और यूरेनस, शुक्र और यहीं पर बात करें अरुण ग्रह, ये होते हैं पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर रोटेट। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 213 पे और पूछा गया है यहां पर, देखिए यहां पर कुछ ग्रह हैं, इनका परिक्रमण काल पूछा गया है और सही सुमेलित यहां पर नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 213 है, मार्स की बात करते हैं यानी अगर मंगल की बात करें तो 687 डे, यूरेनस 84, नेपच्यून 164 और शनि की बात करें 21.5। तो राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये 21.5 नहीं बल्कि लगभग 29.5 यहां पर आपको मिलेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 214 है और पूछा गया है, प्रमुख पर्वत है सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहां पर जो हमारे जो बाहरी ग्रह हैं, चाहे हम चंद्रमा की बात करें, शुक्र उपग्रह चंद्रमा की बात करें, शुक्र ग्रह की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, तो इनके सबसे ऊंची चोटियां हैं और कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 214 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओलंपस मैसी। ये गलत है दोस्तों, चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी लिबनिट्स आपको मिलेगी, मैक्सवेल शुक्र का है और निक्स ओलंपिया की बात करें तो मंगल का है। चलेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर है 215, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हमें दिखाई देता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत जो भाग है वो हमें दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 215 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 57%। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 216 पे और पूछा गया है यहां पर, देखिए प्रमुख देश है उनकी राजधानी है सही सुमेलित नहीं है, ये आपको देखना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें 216 की राइट आंसर की तो ये मिलेगा ऑप्शन बी, युगांडा, किगाली नहीं है। देखिए ओमान का मस्कट है, युगांडा का किगाली नहीं है दोस्तों, युगांडा का है कंपाला और रवांडा का है किंगाली। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे यहाँ पे नाम हमने रखे हैं, देखिए जो सरल है वो हमने नहीं रखे हैं क्योंकि सरल आपको पहले से भी मालूम होगा, जो थोड़ा टफ है या अटपटे टाइप के हैं वो हमने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। तो युगांडा, कंपाला, रवांडा की बात करें तो किगाली, और तंजानिया का डोडोमा और क्यूबा की बात करते हैं तो हवाना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछा गया है यहां पर कि प्रमुख देश है फिर उनकी राजधानी है, फिजी की सुबह है, जमैका का किंगस्टन, बोलीविया का लॉपॉज और सऊदी अरब की बात करते हैं तो रियाल। तो जी हां आप समझ चुके होंगे ऑप्शन डी यहां पर गलत होगा क्योंकि रियाल नहीं बल्कि रियाद है, रियाल तो करेंसी है, रियाद यहां पे सही है, ऑप्शन डी यहां पर यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पर पूछा गया है, फिर देखिए दोस्तों कुछ और यहां पे देश और राजधानी है, आयरलैंड का डबलिन है, सीरिया का दमिश्क है, ब्रुनई का बंदर सेरी है और यमन की बात करें तो इनका अंकारा है। तो जी हां ऑप्शन डी यहां पर सही होगा यानी अंकारा नहीं बल्कि दोस्तों ये होता है साना, अंकारा तो तुर्की की है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर देखिए 49वीं जो समांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 219 और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अमेरिका व कनाडा। जी हां अमेरिका व कनाडा के बीच में आपको मिलने वाली है 38वीं समांतर रेखा आपको पूछी जाती है, तो ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में है। और यहीं पर दोस्तों बात करें, ध्यान रखिएगा जो मैकमोहन रेखा है वो खींची गई थी, आपको पूछना बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 220 है और इसका आंसर आपको देखना है। सर्करिक अगर आपको पूछा जाता है तो भारत पाकिस्तान के बीच में आपको मिलेगी, और यहां पर मैकमोहन रेखा आपको पूछी गई है, ये कब खींची गई थी। तो देखिए दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगी यानी भारत का पूर्वी भाग में आपको मिलेगा, और यह जो रेखा खींची गई थी ये 1914 में खींची गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के मध्य में खींची गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कुछ यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है और सही नहीं है जो सुमेलित, ये आपको देखना है। तो मैन रहीम रेखा रूस फिनलैंड हो गया है,
तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी ऑस्ट्रिया नहीं बल्कि जर्मनी और पोलैंड है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ही गलत होगा, बाकी सभी सही है। मैन रहीम की बात करते हैं तो रूस फिनलैंड, मैगी नोट की बात करते हैं तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और 141वीं जो पश्चिमी समांतर रेखा है ये अलास्का और कनाडा के बीच में है। अलास्का किसका पार्ट है? अलास्का यूएसए का पार्ट है, तो यू कहें कि यूएसए और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पूछा गया है यहां पर 222वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा नहीं है? अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय है, कौन सा यहां पर उष्ण कटिबंधीय है। तो ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में बनते हैं। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी लानोस होगा। देखिए दोस्तों, अभी आपको इनको मैप में भी समझाएंगे, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा उष्ण है। लानोस आपको मिलता है वेनेजुएला में, और वेनेजुएला की बात करते हैं तो ये भूमध्य रेखा वाले देश है, यानी ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, शीत वाला नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? पहला शीतोष्ण था, अब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 223 का सही आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा, जी हां दोस्तों, यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैंटरबरी। यह आपको न्यूजीलैंड में मिलता है, और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो यह भूमध्य रेखा से बहुत दूर है। इसका मतलब यह शीतोष्ण के अंतर्गत आएगा, शीत के अंतर्गत आएगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर 224 और पूछा गया है लानोस घास का मैदान कहां पर है? तो घास के मैदान से भी दोस्तों अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। लानोस घास का मैदान स्थित है, तो लानोस आपको कहां पर मिलता है? जी हां, लानोस आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी, यानी वेनेजुएला में आपको मिलता है। अब देखिए दोस्तों, इस मैप को देखिए और यहां से आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। यह रेखा है जो आप देख रहे हैं, यह है 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पर है, और नीचे की बात करें तो यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ में है। तो जो भी रेखा यहां पर आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जो भी रेखा यहां पर भूमध्य रेखा, जो भी यहां पर घास के मैदान है भूमध्य रेखा के नजदीक आएंगे, वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे यहां पर उष्ण कटिबंधीय घास के अंतर्गत। जैसे लानोस आ गया, कंपास आ गया है, सवाना आ गया है ना। तो ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और यहां पर जैसे देखिए प्रेरी, तो ये वाला क्षेत्र है प्रेरी वाला, ये उत्तरी अमेरिका में है। ऐसे आप देखिए पुस्ताज की बात करते हैं, ये हंगरी वाला क्षेत्र आ गया है। स्टेपीज यहां पर आपको दिखे यूरोप वाला क्षेत्र, यूरोप और एशिया के बीच में, है ना। इसके अलावा देखिए यहां पर मंचूरिया हो गया, चीन का हो गया है। डाउन्स हो गया यहां पर ऑस्ट्रेलिया में सबसे नीचे, है ना। वेल्ड हो गया यहां पर नीचे। तो जो यहां पर आ गए हैं नीचे, यानी जो मकर रेखा से नीचे आ जाते हैं, वो आते हैं शीतोष्ण के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए अगला है, पूछा गया है 25वां। अनातोलिया का पठार स्थित है तुर्की, म्यांमार, इथियोपिया, स्पेन ऑप्शन में है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी तुर्की यहां पर सही है। सान का पठार म्यांमार में है, यह भी ध्यान रखिएगा, और मेसेटा का पठार आपको स्पेन में मिलेगा। तो शान का पठार म्यांमार में, मेसेटा का स्पेन में, और अनातोलिया की बात करते हैं तो तुर्की में यह है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह जो कहते हैं इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी यूरेनस को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ये सही होगा। देखिए यूरेनस की बात करते हैं तो विलियम हार्सेल ने इसकी खोज की थी, और टाइटेनिया इसका एक प्रमुख उपग्रह है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? देखिए पहले हमने क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी के क्रस्ट पर, जो पृथ्वी की जो सतह है वहां पर पाया जाने वाला, और यहां पर पूछा है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व। तो क्वेश्चन बदल चुका है और सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, यानी लोहा। समस्त पृथ्वी पर आपको जो मिलेगा वो लोहा मिलेगा, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा दूसरे नंबर पर, फिर सिलिकॉन, और फिर यहां पर मैग्नीशियम। तो यह इनका कर्म भी है, इसे ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर आगे चलेंगे, लेकिन दोस्तों इसे थोड़ा करेक्शन कराना है। पिछली क्लास में जो हमने 142वां क्वेश्चन करवाया था, आम चुनाव के मतदान की आयु 21 से कम 18 कर दी गई है। 1988 आपको बताया था, इसे 1989 करना। देखिए इसे करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही था, लेकिन 88 की जगह में 89 करना। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे 229 पे। वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां, आर्गन आपको मिलेगी, सी आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर आता ऑक्सीजन लगभग 20% से थोड़ा ज्यादा 21% के आसपास,
फिर तीसरा है आर्गन और फिर चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। तो क्वेश्चन नंबर 229। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 230। सबसे निम्न में से निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? सबसे निम्न कोटि का कोयला, तो यह है ऑप्शन नंबर ए यानी पीट यहां पर सही होगा। और इनका क्रम भी दोस्तों यहां पर यह है, सबसे बेकार है पीट और सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट। और भारत में जो सर्वाधिक मिलता है वो बिटुमिनस मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर है 231वां क्वेश्चन और पूछा गया है ग्रेट बियर झील कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बियर झील स्थित है, जी हां, ये कनाडा में आपको मिलेगी। ऑप्शन बी आपको मिलने वाला है। यहां पर ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर और विनिपेग, ये चारों झील आपको मिलेगी कनाडा में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 232वां है और पूछा गया है यहां पर विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक जो देश है वो कौन सा है? सिनकोना सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए सही होगा। सिनकोना का प्रयोग कुनेन बनाने, सिनकोना से हमें कुनेन प्राप्त होता है और कुनेन का प्रयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर पूछा गया है कि कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति सर्वाधिक सीधी कब पड़ती है? यानी सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर सीधी कब होती है, यह देखना है। तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 233 का। तो जी हाँ, यह है ऑप्शन नंबर सी यानी 21 जून को है। देखिए दोस्तों, यहां पर इसलिए यहां पर जो सबसे बड़ा दिन है उत्तरी गोलार्ध में वो 21 जून होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति सीधी पड़ती है, सर्वाधिक समय तक पड़ती है। तो ये यहां पर सही है। और 22 दिसंबर की बात करते हैं तो सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहां पर इस स्थिति को ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। इसका उल्टा कर देते हैं, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर को अगर 22 दिसंबर की बात करते हैं तो जो यहां पर हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहां पर सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 235वां है और पूछा गया है अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, परिभ्रमण कहा गया है, परिभ्रमण का मतलब होता है रोटेशन, यानी अपनी एक निश्चित गति होगी, यानी यहां पर कोई बिंदु होगा उसी के चारों ओर घूमती है। मतलब जैसे लट्टू क्या करता है, रोटेट करता है, सेम उसे कहते हैं परिभ्रमण। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसे कहते हैं परिक्रमण। तो दोनों शब्दों में अंतर ध्यान रखिएगा। परिभ्रमण पूछा गया है तो अपनी यहां पर अपने अक्ष पर सर्वाधिक तीव्र गति से, तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी बृहस्पति राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहां पर पूछा गया है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? PSL या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तरंगे तो तीन ही होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और यहां पर रहती है एलिप्टिट्यूड वाली। तो देखिए ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, एल तरंग यहां पर राइट है। प्रमुख शब्दावली जैसे बात करें सिस्मोलॉजी, सिस्मोग्राफ, रेडोन गैस, ये भूकंप से संदर्भ में है। यानी बात करें रेडोन गैस, जब भी भूकंप उत्पन्न होता है तो रेडोन गैस की अधिकता वहां पे हो जाती है। सिस्मोग्राफ की बात करते हैं तो भूकंप को इसमें मापा जाता है रिक्टर स्केल में, यानी सिस्मोग्राफ में, और सिस्मोग्राफ रिक्टर स्केल भूकंप को मापने का काम करते हैं। सिस्मोलॉजी की बात करते हैं तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है। पी तरंग की बात करते हैं तो सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग होती है, ध्वनि तरंग के सदृश होती है। और एस तरंग की बात करते हैं तो दरविश होकर ये नहीं गुजरती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर है 237, कौन सा देश मकर रेखा से होकर नहीं गुजरता है? मकर रेखा से कौन सा देश नहीं गुजरता है? चिली, पराग्वे, ब्रुनेई, नामीबिया। तो क्वेश्चन नंबर 237 है। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा में कौन से देश आते हैं, मकर रेखा में कौन से देश आते हैं, कर्क रेखा में कौन से देश आते हैं और भारत के कौन से राज्य आते हैं, अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो कौन सा देश मकर रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर सी यानी ब्रुनेई। अब यहां पर देखिए यहां पर कुछ एक ट्रिक भी है, जैसे अगर बात करें, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। देखिए यह है केप लगाकर मैम बीएस की बीएन मापती है। केप लगाकर मैम बीएस की बीएन मापती है। केप की बात करते हैं जैसे चिली, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, तो केप आपको मिल गया है। फिर है मैम, तो मैम की बात करें तो जैसे यहां पर हो गया मोजाम्बिया, अर्जेंटीना और मेडागास्कर। और यहीं पर बात करें दोस्तों, वी का बोत्सवाना हो गया है, साउथ अफ्रीका हो गया है, ब्राजील, और एन की बात करें बीएन का मतलब हो गया ब्राजील और नामीबिया। तो ये दोस्तों सभी जो देश हैं ये आते हैं मकर रेखा के अंतर्गत। केप लगाकर मैम बीएस की बीएन मापती है। तो ऐसे आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो, या फिर आपको अगर मैप में ये याद होगा तो और भी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 238, कौन सा देश भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता है? तो कोलंबिया, किरिबाती, गैबोन और नामीबिया ऑप्शन में है, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी नामीबिया। देखिए दोस्तों, यहां पर भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये आपके सामने है भूमध्य रेखा के। यहां पर देखिए सबसे पहले इक्वाडोर, फिर कोलंबिया,
फिर यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आ चुका है, यहां पर है साउ टॉम्स। देखिए यहां पर ध्यान रखना, साउ टॉम्स एंड प्रिंसिपी यहां पर आ गया है। गेबोन ब्राजील आप देख रहे हैं, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कांगो यहां पर है, केनिया यहां पर हो गया है, सोमालिया यहां पर आता है, मालदीव यहां पर आता है, और यहीं पर इंडोनेशिया, और सबसे आगे आपको दिखाई दे रहा है वो है किरिबाती। तो देखिए दोस्तों, ये है भूमध्य रेखा से होकर गुजरने वाले देश। तो इन्हें यहां पर याद कीजिएगा, प्रश्न बन सकते हैं कई बार। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है, देखिए 13 देशों से होकर यह रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 239 की कौन सा देश कर्क रेखा में स्थित नहीं है? कर्क रेखा में स्थित कौन सा देश नहीं है? तो कर्क रेखा में जो स्थित नहीं है यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राजील। जहां दोस्तों ये आपको मिलेगा ऑप्शन जो यहां पर है, यानी भूमध्य रेखा, और इसके अलावा जो मकर रेखा वहां पे आपको मिलेगा। तो ओमान, यूएई, मैक्सिको, ये सभी किसके अंतर्गत हैं? ये कर्क रेखा के अंतर्गत आते हैं। एक बार थोड़ा सा जूम आपके लिए कर लेता हूं। देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, मैक्सिको से होकर गुजरेगी, बहामास हो गया है। इसके अलावा बात करें, यहां पर हो गया है माली, हो गया है नाइजर, हो गया है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, म्यांमार। तो ये सभी देशों से होकर जो गुजरने वाली रेखा है ये है कर्क रेखा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 18 देश से होकर गुजरती है। 240 पूछा गया है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं तो इसकी एक खासियत होती है, इस रेखा को अगर कोई पार कर देता है, यानी इस रेखा के पूरब की ओर पार करने पर एक दिन का लाभ मिलता है, और यहीं पर इस रेखा के पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन की हानि होती है। तो ये इसका एक फैक्ट भी है। और क्वेश्चन नंबर 240 की बात करते हैं तो सही आंसर है 1884 वांशी गठन में। तो 1884 वांशी गठन में 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 241 से और पूछा गया है, जो कौन रोड असंबद्धता है, जो डिसकंटिन्यूटी है, ये होती है। देखो दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है और काफी बेहतरीन प्रश्न है। कौन रोड असंबद्धता होती है? कोर मेंटल के बीच में, ऊपरी कोर निचली कोर के बीच में, लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट के बीच में, या लोअर व अपर मेंटल के बीच में? तो क्वेश्चन नंबर 241 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट के बीच में। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो 3 सिंपल से स्टेप होते हैं। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। यानी ये होता है क्रस्ट, ये होता है मेंटल, और ये होता है कोर। अलग अलग हमने इसके 3 पार्ट बांट रखे हैं, और इन तीनों को भी 3 सब पार्ट में बांट रखे हैं। यानी देखिए 2-2 सब पार्ट में बांट रखे हैं। यानी अगर बात करें, देखिए जो कोर है इसे 2 पार्ट में बांट रखे हैं, लोअर कोर अपर कोर। मेंटल की बात करें, लोअर मेंटल अपर मेंटल, और यहीं पर बात करें क्रस्ट की तो लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट में हमने बांट रखा है। अब यहां पर देखिए, यहां से दोस्तों प्रश्न बनते हैं, बार बार बनते हैं, आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अगर बात करें आउटर कोर और लोअर कोर, इसके बीच में जो यहां पर असंबद्धता है इसका नाम है लेहमन। क्या नाम है? लेहमन। फिर देखिए यहां पर दूसरा, ये है लोअर मेंटल और ये है आउटर कोर। यानी आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में जो यहां पर जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं गुटेनबर्ग। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। ठीक है। फिर देखिए अपर मेंटल, लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच में है रेपिटी। क्या है? रेपिटी। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर कहीं कई एग्जाम में अगर थोड़ा लेवल डी बनता है ना, तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल एक फिगर ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर देखिए यहां पर अपर मेंटल लोअर के बीच में रेपिटी आ गया है। फिर बात करते हैं मोहो की, तो मोहो की बात करते हैं तो लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के बीच में है। और सबसे ऊपर देखिए यह है कॉनरोड। कॉनरोड की बात करते हैं तो अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में। और प्रश्न में भी आपको यही पूछा गया था कि कॉनरोड जो असंबद्धता है ये कहां पर होती है? लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट के बीच में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 242 और इसका आंसर आपको देखना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, विसुवियस। देखिए दोस्तों, ये विसुवियस एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, यानी ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है। तो बाकी सभी, कोटोपैक्सी की बात करते हैं इक्वाडोर में है, माउंट एटना की बात करते हैं तो सिसिली में आपको मिलेगा, और माउंट इरेबस की बात करते हैं तो अंटार्कटिक में आपको ये मिलेगा। ये सभी क्या है? एक्टिव वोल्केनो है। और देखिए हमारे भारत में भी एक यहां पर एक्टिव ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वोल्केनो है, जिसका नाम बैरन द्वीप है, जो अंडमान निकोबार समूह में आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहां पे 243, रेनियर ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। रेनियर ज्वालामुखी पर्वत, तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन यहां पर ए, अमेरिका में मिलेगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि प्रमुख जलप्रपात है, सही सुमेलित नहीं है।
एंजल जलप्रपात, कैरोनी द्वीप, कैरोनी नदी वेनेजुएला में। तो कौन सा सही नहीं है यहां पर देखिए। तो 240 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पे डी, ब्राउनी प्रपात ऑस्ट्रेलिया में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये न्यूजीलैंड में आपको मिलेगा। तो बाकी सभी सही है। नियाग्रा यूएसए में आपको मिलेगा, यूएसए कनाडा के बॉर्डर में। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे में आपको मिलेगा, और एंजल प्रपात कैरोनी नदी पर मिलेगा वेनेजुएला में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है माउंट मैकिनले 6190 मीटर इसकी हाइट है, ये कहां पर है माउंट मैकिनले? तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अलास्का में मिलेगा, यानी यूएसए में आपको मिलने वाला है। देखिए तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, जो 5895 मीटर स्थित है। अर्जेंटीना में है माउंट एकांगुआ, जो 62 मीटर जिसकी हाइट है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कोशियुस्को साउथ वेल्स में आपको मिलेगी, ये सबसे ऊंची चोटी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना की बात करें तो साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तंजानिया की बात करें तो साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोवियुस्को है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, यहां पर कुछ झीलें हैं, आपको देखना है सही सुमेलित नहीं है। सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे बड़ी झील खारे पानी की कैप्सन सागर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, और अरल सागर झील उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के मध्य में है। तो जी हाँ, ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि यह आपको उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में मिलेगा, ना कि तुर्कमेनिस्तान के बीच में। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन सी है? नॉर्वे, लेब्राडोर, कैनारी या फिर बेंगुला? तो देखिए दोस्तों, यहां पर गर्म जलधारा आपको पूछा गया है, और ऑप्शन नंबर जो ए है नॉर्वे जलधारा, ये एक गर्म जलधारा है, बाकी सभी ठंडी जलधारा है। तो केनारी, लेब्राडोर, बेंगुला ये ठंडी जलधारा है, अटलांटिक महासागर की है। नॉर्वे की बात करते हैं तो गर्म जलधारा है। क्वेश्चन नंबर, डोल्ड्रम क्षेत्र कहां जाता है, किसे कहा जाता है डोल्ड्रम क्षेत्र? तो डोल्ड्रम क्षेत्र की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 248, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर व दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा के 30 डिग्री से 35 डिग्री तक के हिस्से को अश्व अक्षांश कहते हैं। ऐसे कई बार एग्जाम में बनता है, आप यहां पर देखिए अगर बात करें ये जो विषुवत रेखा है इसे डोल्ड्रम कहते हैं। 10 डिग्री ऊपर नीचे हम इसे मान लेते हैं। जो अश्व अक्षांश है 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो यहां पर जो क्षेत्र है, 30 से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ, और 30 से लेकर यहां पर आप देखोगे 30 से लेकर 35 डिग्री साउथ, दोनों वाला जो क्षेत्र है इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। डोल्ड्रम यानी विषुवत रेखीय निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है, और जो ये है अश्व अक्षांश वाला, ये उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 249। देखिए सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चक्रवात में केंद्र में कम दाब होता है। प्रति चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा दक्षिणावर्त होती है। और यहीं पर बात करें, उपरोक्त सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 249 का तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी सत्य है, ध्यान रखिएगा, अक्सर इनकी परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर है, प्रमुख जनजाति सही सुमेलित नहीं है कौन सी? बुशमैन कालाहारी में, पिग्मी कागो वैक्सीन में, शेमांग मलेशिया में, और लाई की बात करते हैं इंडोनेशिया में। तो यह है दोस्तों ऑप्शन डी यानी लाई, ये इंडोनेशिया में नहीं बल्कि म्यांमार में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही यहां पर सही होगा। तो देखिए दोस्तों 50 क्वेश्चन थे, ये थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के। अब यहां पर जो 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके के। तो स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार कहा था। कुछ यहां पर कथन है, आपको आंसर देखना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पे बी, यानी सरोजनी नायडू जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार सरोजनी नायडू जी ने कहा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब से होती है? तो 252 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2001 से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जी हां, यह की जाती है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1984 से। भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 254 है कि हरित न्यायाधिकरण जो एनजीटी है, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका गठन कब होता है? तो जी हां दोस्तों, इसका गठन होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2010 में इसका गठन किया जाता है। एनजीटी का गठन 2010 में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर 255 और पूछा गया है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है?
भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहां पर जैविक राज्य को पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, ये सिक्किम होगा, गोवा नहीं, बल्कि ये सिक्किम होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, बाकी ये गलत हो गया है यहां पर। भारत का पहला जो जैविक राज्य है ये सिक्किम है, ना कि गोवा। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है पूछा गया, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा पशु अंकित नहीं है? देखिए दोस्तों, यह प्रश्न है यूकेपीएससी का, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा पशु अंकित नहीं है? तो जी हाँ, ऑप्शन डी यानी गेंडा है। हाथी, घोड़ा, बेल, ये आपको तीनों मिलेंगे गेंडा को छोड़कर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, और साथ में यह भी ध्यान रखेगा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को हम अपनाते हैं। चलेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि शक संवत को अपनाया जाता है कब? शक संवत को कब अपनाया जाता है? जो भारत का पंचांग है शक संवत, इसे कब अपनाया जाता है? तो इसे अपनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी 1957 में। कब अपनाया जाता है? 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 258 है और पूछा गया है यहां पर, देखिए देखिए 258 का आपको आंसर पहले ही मिल गया है कि राष्ट्रगान को अपनाया जाता है। तो राष्ट्रगान की बात करते हैं तो इसे स्वीकार किया जाता है 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। 259 की बात करते हैं, गंगटिक डॉल्फिन का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। गंगटिंग जो यहां पर जो डॉल्फिन है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है कब? 259वां क्वेश्चन है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर है, जी हां दोस्तों, बी, 2009। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया जाता है? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है ऑप्शन ए यानी 4 नवंबर 2008 को। कब किया जाता है? 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो चिन्ह है, इसे कब अपनाया गया था? 261वां क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय मुद्रा जो चिन्ह है, जो यहां पर हमारा जो सिंबल है ये वाला, रुपए वाला, इसे कब अपनाया जाता है? तो इसे अपनाया जाता है ऑप्शन नंबर जो यहां पर बी है यानी 15 जुलाई 2010 को। कब अपनाया जाता है? 15 जुलाई 2010 को जो रुपए का साइन है, इसे अपनाया जाता है। और जो उदय कुमार जी है, इनके द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है यहां पर 262। यहां पर पूछा गया है कि परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? पीला झंडा, रेड क्रॉस, ब्लू सर्किल या फिर लाल त्रिकोण? तो 262 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी लाल त्रिकोण, यह इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 263 देखिए, पूछा है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो प्रथम भारतीय जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इनका नाम था ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए, जी हां दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो जी हां, यही यहां पर सही होगा, ऑप्शन सी यहां पर सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 264 पे। देश का सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, कुछ यहां पे करंट अफेयर के भी हैं थोड़ा। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला, तो इनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आर्य राजेंद्रन है। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली जो महिला है, आर्य राजेंद्रन है। बाकी दोस्तों यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, रेखा मेनन की बात करते हैं तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आयजा अजीज की बात करते हैं, भारत की सबसे युवा महिला ये पायलट बनी है। और सोमा मंडल की बात करते हैं तो शेल की प्रथम महिला जो चेयरमैन है, यह बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 200 यहां पर 65 की बात करेंगे। 265, सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती है? सेबी की, तो देखिए दोस्तों, आर्य राजेंद्र आपने देखा था, ये कौन है? सबसे कम उम्र के यहां पर जो मेयर हैं। और सृष्टि गोस्वामी की बात करें, हमारे उत्तराखंड से हैं। एक दिन के लिए इन्हें सीएम बनाया गया था, बाल सीएम के रूप में। और माधवी बुरीपुच, यहां पर ये सही है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 266 यहां पे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बनी है। देखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन के अनुसार आपको देखना है, और ऑप्शन यहां पर ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 266 का। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर आपको मिलेगा श्रीषा बांदला, ठीक है। वैसे तो तीसरे रूप में बनते हैं, कहीं पर दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा, लेकिन ध्यान रख लेना भारतीय मूल के यहाँ पे दूसरे, वैसे अमेरिका भारतीय मूल तीसरी हो सकती है। तो फिलहाल ऐसा ध्यान रखिएगा, श्रीषा बांदला हाल ही में अंतरिक्ष जाने वाली महिला बनी है। इंदु मल्होत्रा की बात करते हैं दोस्तों, इनका नाम काफी प्रसिद्ध है। यह हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर जो यात्रा में चूक हुई थी, उसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी, उसके सदस्य थी, उसके अध्यक्ष थी। 267 क्वेश्चन है, नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? नौसेना की पहली महिला पायलट, तो यह दोस्तों ऑप्शन सी यानी शिवांगी जोशी जी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 267 का यानी सी,
ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की बात करते हैं तो इनकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम है इनका नाम है ऑप्शन ए यानी अलका मित्तल। अलका मित्तल, यहां पर यह बिल्कुल सही है। देखिए एम वीरा लक्ष्मी की बात करते हैं, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ये बनी है। ज्योति शर्मा की बात करते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला जज के रूप में बनी है। और पूजा देवी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक ये बनी है। तो 268 का यहां पर भी हो चुका है ऑप्शन ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह पूछा गया है कि सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सामिया सुलह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पे सी, तंजानिया, यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन सी है? तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली प्रथम जो ट्रांसजेंडर महिला है उनका नाम है ऑप्शन सी, लॉरेन हबर्ड, यहां पर सही है। देखिए सारा गिल की बात करते हैं, पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर ये बनी है। काजा क्लास की बात करते हैं, एस्टोनिया की पहली यहां पर महिला प्रधानमंत्री ये बनी है। और लॉरेन हबर्ड ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है देशवार राजधानी सही सुमेलित नहीं है। तो सेशल्स, विक्टोरिया, पेरू, लीमा, बारबाडोस, ब्रिज टाउन और नाइजीरिया की बात करें स्कॉटजे। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 271 का ऑप्शन नंबर डी यानी नाइजीरिया नहीं है, बल्कि ये देखिए अबुजा इनकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर यहां पर चलेंगे, पूछा गया है फिर है, देखिए देशवार राजधानी सही सुमेलित नहीं है। स्लोवाक, गणराज्य ब्रेटिस्लावा, सेनेगल, डकार, यूक्रेन, कीव, मैसेडोनिया, ब्रिज टाउन। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी स्कोपजे है मैसेडोनिया की। ब्रिज टाउन अभी आपने थोड़ी देर पीछे भी देखा था ऑप्शन में कि बारबाडोस की है, बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन, और यहां पर जो मैसेडोनिया की राजधानी है वो है स्कोपजे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है, देखिए पूछा गया है कि हीरा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? हीरा उत्पादन में, तो देखिए दोस्तों हीरा उत्पादन में जो पहला देश है वो रूस है। आजकल काफी चर्चा में भी रहा था रूस हीरा उत्पादन में। कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो कोयला उत्पादन में पहला जो देश है दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी यानी चीन। कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कोयला उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। तांबा उत्पादन में पहला देश कौन सा है? तो तांबा उत्पादन में जो पहला देश है यह है ऑप्शन नंबर ए यानी चिली। देखिए दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजिक जीके थे, कुछ स्ट्रेटेजिक जीके नहीं है, कुछ केवल जीके के हैं, तो ये आपके सामने थे। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो प्रश्न है, यहां पर जो आपको प्रश्न मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट देश से मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ऑप्शन ए यानी 1 दिसंबर को। देखिए 2 दिसंबर की बात करें तो यहां पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और 5 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व मृदा दिवस। 2 को कंप्यूटर साक्षरता, 4 को भारतीय नौसेना दिवस, 8 की यहां पर 5 दिसंबर की बात करते हैं, 5 को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 277 का है ऑप्शन सी यानी 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी की याद में मनाते हैं। देखिए दोस्तों 11 नवंबर आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और विश्व विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो 10 नवंबर को मनाते हैं। तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हम मनाते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और इस फैक्ट को तब तक याद कीजिएगा कि 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित WHO द्वारा कर दिया गया था। 2014 में, मार्च 2014 में। तो पोलियो दिवस की बात करते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 24 अक्टूबर। देखिए दोस्तों इसी दिन हम युवन दिवस भी मनाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस भी हम इसी समय मनाते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और हाल ही में 26 दिसंबर को वीर बाला दिवस मनाने की बात की गई है। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, युवन दिवस और पोलियो दिवस एक ही दिन है यानी 24 अक्टूबर को। और 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 279 के विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं?
तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहां पर 279 की, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 जुलाई को। देखिए दोस्तों 1 जुलाई भी इंपॉर्टेंट तिथि है, और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है जरा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर में यह प्रश्न भी हमने यहां पे रखा है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, तो यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। यहीं पर अगर कुछ और फैक्ट की बात करते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। और 24 मार्च की बात करते हैं तो विश्व टीबी दिवस, ट्यूबरकुलोसिस जो डे है यानी तपेदिक जो डे है, ये मनाते हैं 24 को। देखिए दोस्तों 22 को पृथ्वी, 25 की बात करते हैं तो मलेरिया, और 24 की बात करते हैं तो ये टीबी मनाया जाता है मार्च में। 22 अप्रैल, 25 अप्रैल पृथ्वी दिवस, मलेरिया दिवस, और 24 मार्च को टीबी डे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी, यानी 16 सितंबर को, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस या विश्व ऊर्जा दिवस हम 14 दिसंबर को रूप में मनाते हैं, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। मजदूर दिवस कब से मनाते हैं, कब मनाते हैं, 1 मई को मनाते हैं। चलेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है अगला, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। बार बार एग्जाम में यह प्रश्न आता है, विश्व पर्यटन दिवस। तो देखिए यहां पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता दिवस, देखिए दोस्तों कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को यहां पर यह वाला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस, तो यह है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, यानी 15 मार्च को। देखिए दोस्तों 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय अगर बात कर दिया जाए तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि यहां पर देखोगे कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ये ऑप्शन अभी हमने पीछे देखे थे, 22 को पृथ्वी, 25 को मलेरिया, अप्रैल की ये बात हो रही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं, तो 284 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 31 मई को हम मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हम मनाते हैं 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस हम मनाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाला फेंक दिवस। देखिए दोस्तों भाला फेंक की बात करते हैं तो ये किसके लिए है, जो भाला फेंक में जो महारत हासिल है, यानी नीरज चोपड़ा जी की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। और ये मनाते हैं हम 7 अगस्त को। कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। ऑप्शन डी यहां पर सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय नहीं पूछा है, विश्व पूछा है, और विश्व युवा दिवस जो मनाया जाता है ये ऑप्शन सी है, 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है, समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों समर्पण दिवस की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 287 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 फरवरी को। देखिए फिर से, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम मनाते हैं। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं, और 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाने की घोषणा हाल ही में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए 23 जनवरी राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस, और 4 मार्च को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। तो क्वेश्चन नंबर 288 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। देखिए दोस्तों 4 मार्च को तो मनाते हैं चहबहार देश, जो चहबहार दिवस है, चहबहार, ठीक है। और यहीं पर डॉल्फिन की बात करते हैं तो यह मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 4 मार्च 5 अक्टूबर, चहबहार और डॉल्फिन। तो ऐसे में आप याद कीजिएगा कि 4 मार्च 5 अक्टूबर, चहबहार और डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहां पर है अगला है, और पूछा गया है विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 289, और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ये मनाते हैं 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बोला था ना कि 1 जुलाई को कुछ इंपॉर्टेंट डे था, तो 1 जुलाई को डॉक्टर डे है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, और 11 जुलाई को हम मनाते हैं जनसंख्या दिवस। 1 जुलाई को डॉक्टर डे,
और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं ऑप्शन ए यानी 29 जून को हम मनाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये 2022 की कुछ थीम है, आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 यहां पर सही होंगी, एक गलत होगी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है वो हमने यहां पर रखी है। देखिए जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना, इसकी थीम 2022 में यह थी कि दिस टाइम फॉर इक्वलिटी। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वैक्सीन फॉर ऑल। 5 जून को पर्यावरण दिवस, केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ यहां पर थीम थी। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट इसकी थीम थी। तो सही आंसर 292 का दोस्तों ऑप्शन ए ही है, दिस टाइम फॉर इक्वलिटी नहीं बल्कि जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो इसकी थीम थी। काफी अच्छा प्रश्न है ये वाला, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर आ सस्टेनेबल टुमारो 2022 के अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है उसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर फिर वही थीम वाला है, सही नहीं है देखना है, तो पढ़ लीजिए दोस्तों आराम से और इसके सही आंसर की बात करें तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई यानी सभी सही है। देखिए 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं और एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए यहां पर इसकी थीम थी। जून यहां पर अगर 21 जून की बात करें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मानवता के लिए योग इसकी थीम थी। और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी जीवन के लिए एक साथ भविष्य का निर्माण, ये इसकी थीम थी। और लीव नो वन बिहाइंड 16 अक्टूबर, देखिए इसकी बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है ऑप्शन ए यानी 7 अप्रैल, इसका बिल्कुल सही है। होम्योपैथी को 10 अप्रैल में, 11 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 23 मार्च की बात करते हैं तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर से देखते हैं 10 अप्रैल की बात करते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 मई अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर है 295 और पूछा गया है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए सरोजिनी नायडू जी के उपलक्ष्य में मनाते हैं, सरोजिनी नायडू को ट्रिब्यूट करने के लिए, और यह मनाया जाता है ऑप्शन बी यानी 13 फरवरी को। देखिए 29 अक्टूबर को इंटरनेट, 29 अक्टूबर को इंटरनेट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 24 फरवरी को, और 8 जून की बात करें तो विश्व महासागर दिवस हम मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 296 और पूछा गया है कि विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस, तो रक्तदान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी में 14 जून को ये मनाते हैं। देखिए कॉमनवेल्थ अभी पीछे देखा था 24 मई को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति ये मनाते हैं 21 सितंबर को, और 1 जून की बात करें तो विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई की बात करें तो डॉक्टर डे मनाते हैं। 12 मई की बात करते हैं तो विश्व नर्स दिवस मनाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की बात करते हैं तो 21 सितंबर को हम मनाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर पूछा गया है, कुछ सही सुमेलित नहीं है, कुछ वन्यजीव सप्ताह, कुछ सप्ताह है, यहां पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी 24 से 30 मई विश्व टीकाकरण सप्ताह, यह यहां पर सही नहीं है, बाकी सभी सही है। 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल में 24 से लेकर 30 अप्रैल 2022 में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया था। और यहीं पर वन्यजीव सप्ताह की बात करते हैं तो ये 2 से 8 अक्टूबर, देखिए 2022 का ये, तो मतलब यह है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह, और यहीं पर बात करें राष्ट्रीय पोषण का तो सितंबर का पहला हफ्ता, और विश्व स्तनपान की बात करते हैं तो अगस्त का पहला हफ्ता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 298 है। पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र जो वर्ष है ये सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 298 और राइट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन की तो यह है ऑप्शन नंबर बी यानी 2022 में देशीय भाषा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष नहीं है। देखिए दोस्तों यहां पर आप देखिए बाजरे का या फिर जो मोटे अनाज है उनका जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है ये 2023 है, बेहद इंपॉर्टेंट ये प्रश्न में है। और यहीं पर बात करें देशीय भाषा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष तो ये 2019 है। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी ध्यान रखिएगा, देखिए 2024 में उष्टगण हैं यानी जो कैमल्स हैं उनका ये अंतरराष्ट्रीय वर्ष है। 2020 में नर्स के लिए था। 2021 की बात करें तो शांति और विकास का अंतरराष्ट्रीय वर्ष था।
और बाकी थोड़ा एक बार यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि 2025 आपको पूछा जाए, 2025, तो 2025 में किसका है? 2025 में है ग्लेशियरों का। किसका है? ग्लेशियरों का। तो 2025 में ग्लेशियरों का है। और यहीं पर बात करें दोस्तों 2000 यहां पर 26 की, तो ये चरवाहों के लिए है, 2025 ग्लेशियर के लिए है। और यह भी दोस्तों ध्यान रख लेना साथ साथ में कि 2022 में कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे बात करें सतत पर्वतों का सतत विकास, देखिए पर्वतों से संबंधित है, तो पर्वतों का सतत विकास 2022 में है। और यहीं पर बात करें तो विज्ञान के लिए भी 2022 में बताया गया है। और कांच का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी 2022 है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 299 है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, देखिए कब? क्वेश्चन नंबर 299। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 17 जून, यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 200 और यहां पर है कुछ प्रमुख सप्ताह हैं सही सुमेलित नहीं है, ये यहां पर देखना है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 200 है, इसके सही आंसर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, यानी विश्व जल सप्ताह। ये 23 अगस्त से 17 अगस्त नहीं है, बल्कि 23 अगस्त से 1 सितंबर तक यहां पर यह था, 2022 के ये हैं। तो क्वेश्चन नंबर 200 यहां पर हो चुके हैं। और देखिए अब यहां पर हमारा जो टॉप 100 का जो प्रश्न था प्राचीन भारतीय इतिहास का, इसका पार्ट 1 हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो यानी यहां पर 50 एमसीक्यूज इसके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 301। देखिए 301, 302 साथ में है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 और 8। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 यहां पर है। 302वां क्वेश्चन है और पूछा गया है पुरापाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन बी यहां पर ये सही होगा। देखिए दोस्तों वेदांगों की बात करते हैं तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। और रॉबर्ट ब्रूसफुट की बात करते हैं तो 1863 में पलवरम मद्रास में इन्होंने प्रथम पाषाणकालीन जो उपकरण है, जो हैंड एक्स था, यानी हाथ की कुल्हाड़ी वगैरह, इसकी खोज की थी। मूलतः ये जियोलॉजिस्ट थे। यूपीपीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 303, गायत्री मंडल का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो राइट आंसर अगर इसकी बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तीसरे मंडल पे। देखिए दोस्तों इन फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, जो यहां पर सावित्री देवता हैं, उनको ये समर्पित है। विश्वामित्र के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 9वें की बात करते हैं तो ये सोम देवता को समर्पित है, सोम यानी वनस्पति के देवता की बात करते हैं। 10वें की बात करते हैं तो पुरुष सूक्त यहां पे बताया गया है, जहां पे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक 7वां भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 10 राज्य जो युद्ध होता है इसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 303, देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न और यही अक्सर पूछे जाते हैं। 3रा, 9वां, 10वां, 7वां, यही ज्यादातर पूछे जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 304। देखिए यहां पर है ऋग्वेद। देखिए ये जो ऋग्वेद है और इनके जो कहने वाले हैं, जो इनका उच्चारण करते हैं, जो प्रमुख होते हैं बोलने वाले, कौन से सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो राइट आंसर देखिए यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। जी हाँ दोस्तों, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्राह्मण इसका यहां पर जो बोलने वाला होता है नहीं होता है। तो ऋग्वेद का होर्थ होता है, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अथर्वयु। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 305 है, संगम तमिल साहित्य विद्वानों कवियों का संघ, इसे समर्थन प्राप्त था। देखिए दोस्तों समर्थन के जगह में अगर हम यहां से ऐसे लिखते कि इसे राजकीय समर्थन प्राप्त था तो किसका होगा? तो क्योंकि समर्थन तो किसी और ने भी दिया होगा, लेकिन जो इसे राजकीय जो संरक्षण प्राप्त था वो किसका था? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पांडे राज्यों ने इन्हें यहां पर संरक्षण दिया था। प्रथम जो संगम होता है मदुरै में, अगस्त्य अगतियार इसके अध्यक्ष होते हैं। द्वितीय कपाटपुरम में, तीसरा मदुरै में। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे यहां पर 306, चरक राज वैद्य था। और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए, आप ये बताएगा कमेंट बॉक्स में, जो जीवक था, देखिए ये चरक है ना, एक जीवक भी था, जीवक किसका यहां पर राज वैद्य था? ये कमेंट बॉक्स के लिए प्रश्न है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, 306 का आंसर लिखेगा और तब इसे कमेंट कीजिएगा, जीवक किसका राजवैद्य था? समुद्रगुप्त, बिंबिसार, कनिष्क और अशोक में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क का ये राजवैद्य था।
चलेंगे क्वेश्चन नंबर 307। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। वैसे जो यहाँ पर प्रश्न होना चाहिए कि सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध सिक्के शुद्ध, तो क्वेश्चन नंबर 307 की बात करेंगे तो ऑप्शन में आप देख रहे होंगे और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बिम कड़फिशस। देखिए जरा यहाँ पे कुजुल कड़फिशस की बात करते हैं तो कुषाण वंश का प्रथम शासक हुआ था, और बिम कड़फिशस की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इन्हें जाता है। शिव, नंदी और त्रिशूल आदि के इनके मुद्राएं में चिन्ह होते थे। कनिष्क का राज्यारोहण कब होता है? तो 308 का सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 308 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी 78 एडी में। और जब यहां पर इसने राज्याभिषेक किया था, राज्यारोहण हुआ था, तो तभी से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। और भारत का भी जो यहां पर कैलेंडर है शक संवती है। क्वेश्चन नंबर 309, कनिष्क के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ बातें लिखी है और आपको पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, समझना है और फिर ध्यान से देखना है कि कौन सा कथन गलत कथन है। तो कौन सा गलत कथन है? 3 सही है, 1 गलत है। तो पहला पढ़ते हैं कि यह बौद्ध धर्म को महान शाखा का अनुयायी था। जो बौद्ध धर्म की हीनयान महायान शाखा थी, इसमें महायान शाखा का अनुयायी था। नागार्जुन, वसुमित्र, अश्वघोष, संघरक्ष ये कनिष्क के दरबार में थे। तीसरी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में ही हुई थी। और कनिष्क की जो मुख्य राजधानी थी वो पुरुषपुरा, जिसे पेशावर कहते थे, वह थी। तो 309 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरी नहीं हुई थी बल्कि चौथी बौद्ध संघ थी, इसके काल में हुई थी। और यहां पर ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी, पहली जो महत्वपूर्ण थी वो पेशावर थी। तो अब चलते हैं 310 पे पूछा गया है उपनिषद की संख्या कितनी है। तो देखिए उपनिषदों की संख्या आपको मिलेगी ऑप्शन सी यानी 108। देखिए दोस्तों वेदांग आपने देखे थे 6 थे, 18 पुराण हैं और 1028 जो हमारा ऋग्वेद है वहां पे सूक्त हैं। यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में आपको मिलता है? तो यंग नचिकेता जो यम नचिकेता है यह संवाद जो मिलता है यह मिलता है ऑप्शन नंबर यहां पे सी कठोपनिषद में। देखिए दोस्तों यहां पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। देवकी पुत्र कृष्ण, श्वेत केतु और उसके पिता का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो यह मुंडको उपनिषद में आपको मिलता है। और सबसे बड़ा जो उपनिषद था यह बृहदारण्यक उपनिषद था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 312 है, रामायण का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? तो रामायण का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद जो कराया था वो ग्रिफिथ ने कराया था, ऑप्शन नंबर बी है। और चार्ल्स विल्किंस की बात करते हैं तो इन्होंने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। क्वेश्चन नंबर 313, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो देखिए दोस्तों यहां से इन चारों यात्री से अक्सर प्रश्न बनते हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फायान। और इनका कर्म भी यही है, पहले फायान, फिर दूसरे नंबर पर संग्यून, फिर वैनसांग और फिर यहां पे आप देखोगे इत सिंह। अब जरा यहां पर देखिए फायान की बात करते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था और फो क्यू ये इसकी रचना थी। संग्यून की बात करते हैं तो 518 ईस्वी में आया था, दूसरा चीनी ये यात्री था। तीसरा है वैनसांग जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा यात्री था, 629 से लेकर 645 ईस्वी तक आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। और सी यू की इसकी रचना थी, यात्रियों का राजकुमार इसे कहते थे। और यहां पर देखो जो लास्ट इंपॉर्टेंट है ये वैनसांग के टाइम पे ही आया था, थोड़ा बाद में, लगभग 40-50 साल बाद में आया था, तो 675 के आसपास आया था। और भारत आगमन के जब इसका आगमन हुआ था तो नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 315 है, किताब उल हिंद, तहरीक हिंद भी हम जिसे कहते हैं, इसकी रचयिता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अल-बरूनी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यूनानी ग्रंथों में एग्रामिस किसे कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका आंसर आपको देखना है 315 का। यूनानी ग्रंथों में एग्रामिस जो कहा गया है वो कहा गया है ऑप्शन नंबर बी यानी घनानंद को। देखिए घनानंद की बात करते हैं तो नंद वंश, जो नंद वंश था इसका संस्थापक था महापद्मानंद और अंतिम शासक था इसका घनानंद। और घनानंद से युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और कब ये युद्ध होता है इसका आंसर बताइए। तो घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य जो युद्ध होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी 322 बीसी में। देखिए दोस्तों बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु होती है 323 में।
322 में बात करते हैं तो घनानंद और चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध होता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 317 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपको देखने हैं और आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव और इनका जो यहां पर चिन्ह था यह था सांड। दूसरे तीर्थंकर थे यहां पर अजीतनाथ और इनका जो सिंबल था यह था हाथी। अब देखिए दोस्तों, 24वें तो हमारे हो गए जैन धर्म यानी महावीर स्वामी जी, इनका चिन्ह था शेर। और यहीं पर बात करें 23वें की तो वे थे पार्श्वनाथ, सर्प इनका सिंबल था। और अष्टनेमी की बात करते हैं तो ये 22वें थे और शंख इनका सिंबल था। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, वैसे तो और भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए पहला दूसरा आपको क्रम याद करना है, फिर आप 22, 23, 24 इन्हें भी याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 318, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था, यह आपको बताना है। तो कहां पर हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी जी का जन्म 540 बीसी में जो होता है दोस्तों वह होता है ऑप्शन नंबर, सॉरी ये सी गलत टाइप हो गया है, ये कुंडल ग्राम, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा, यानी वैशाली में इनका जन्म होता है। वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म होता है। पावापुरी में तो इनका निधन होता है। जरा व्याख्या देखते हैं इसकी। हाँ, तो यहाँ पे व्याख्या में इसकी सही क्या है, लेकिन यहाँ पे साइन इस पे गलत हो गया है। देखिए जिम्भ्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रथम उपदेश वो देते हैं अपने राजगृह में, राजगृह में पहला उपदेश देते हैं। पावापुरी में इनका निधन होता है 468 बीसी में और कुंडल ग्राम में 540 बीसी में ज्ञात्रिक कुल में इनका जन्म होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 319 से और पूछा गया है कि जैन धर्म को अपनाने वाला शासक कौन नहीं था? तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ ऐसे शासक भी थे जो जैन धर्म को भी माने थे और उसके बाद जो बौद्ध धर्म था उसे भी माने थे, एग्जाम्पल उदयन वगैरह। तो इसके आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो ये बौद्ध धर्म से आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसके काल में बौद्ध संगीति हुई थी, तो बौद्ध ये जैन धर्म से संबंधित नहीं होगा। और यहीं पर दोस्तों बात करें, जैसे यहां पर यह चंद्रगुप्त मौर्य, इसने संलेखना विधि से सरवणबेलगोला में यानी कर्नाटक में प्राण अपने त्यागे थे। जैन धर्म में शामिल होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 320। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी यानी जामिल यहां पे सही होगा। जैन धर्म में शामिल होने वाला प्रथम व्यक्ति जामिल था, जो उसका जमाता था, जो प्रियदर्शिनी उसकी बेटी थी, उसका ये पति था। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से महावीर स्वामी द्वारा कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया था? तो जैन धर्म के पहले 4 सिद्धांत थे, 5वां सिद्धांत महावीर स्वामी जी द्वारा जोड़ा गया था और वह जो सिद्धांत जोड़ा गया था वह था ब्रह्मचर्य। तो देखिए दोस्तों, 4 पहले से थे, 5वां जो जोड़ा था वह किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो 24वें तीर्थंकर थे। अगला है खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से लगभग 5-5 प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है और अगर उनके फैक्ट की बात करें तो 15-15 के आसपास आपको मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बात करें तो खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण ये कराया था चंदेल राजाओं ने। किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। और सोलंकी राजाओं की बात करते हैं तो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो 322 ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 323। अब देखिए गौतम बुद्ध है, इनसे संबंधित 4 प्रश्न यहां पर है और बेसिक प्रश्न, कोई टफ प्रश्न नहीं है। गौतम बुद्ध के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। जन्म लुंबिनी में होता है, ज्ञान प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के तट पर, मृत्यु काशीपुर में कुशीनगर में होती है 483 में और प्रथम उद्देश्य इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो देखिए आप समझ गए होंगे ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे इन्होंने श्रावस्ती में। और पहला जो उपदेश दिया था ये तो सारनाथ में दिया था। कहां पे दिया था? सारनाथ में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 323 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे 324 से। फिर यहां पर सही नहीं है। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन ऐसे कोशिश करते हैं आपके सामने लाने की, एक प्रश्न से आपके 3 फैक्ट या 4 फैक्ट या फिर और भी जो फैक्ट है आपके कंप्लीट हो जाएं। तो प्रश्न एक रहेगा लेकिन जो व्याख्या होगी वो आपको काफी मिलेगी। तो निम्नलिखित में से सही नहीं है। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाने को भिक्षु कहा जाता था।
बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी था और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास रखता था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 24 की बात करते हैं 300, तो ये है ऑप्शन डी। देखिए भिक्षुक नहीं कहते थे, इसे कहते थे उपासक। क्या कहते थे? उपासक। गृहस्थ जीवन में रहकर भी बौद्ध धर्म को जो अपनाता था उसे उपासक कहते थे, और जिन्होंने गृहस्थ त्याग दिया था उन्हें कहते थे भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म में आ जाते हैं। बाकी सभी फैक्ट सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 और 26 है। देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम जो अनाज का प्रयोग किया था, ऑप्शन सी है, जौ का प्रयोग किया था। और बुद्ध चरित्रम संस्कृत भाषा के जो ये लेखक हैं वो कौन है? देखिए बुद्ध चरित्रम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इसे बहुत इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है बौद्ध धर्म में। संस्कृत भाषा में लिखी गई है और संस्कृत भाषा में जो लिखी है वो लिखी है ऑप्शन सी में, यानी जो अश्वघोष है उनके द्वारा लिखी गई है। और जो हेमचंद्रन है इनकी भी एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम क्या है? परिशिष्ट प्रवन। हेमचंद्र की महत्वपूर्ण पुस्तक परिशिष्ट प्रवन। तो परिशिष्ट प्रवन आपको जो मिलेगी वो किसकी मिलेगी? ये आपको मिलेगी हेमचंद्र की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर है 327, 328। चोल वंश की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? जो महत्वपूर्ण वंश है दक्षिण भारत के, जो महत्वपूर्ण वंश थे उस समय, देखिए चोल वंश की बात करते हैं तो ये है ऑप्शन ए, यानी विजयालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा फैक्ट देखिए। देखो जो विजयालय था ना, इसने नर केसरी की उपाधि ली थी। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, नर केसरी की इसने उपाधि ली थी, और तंजौर इसकी राजधानी हुआ करती थी। राजधानी कहां पर? तंजौर हुआ करती थी। अब देखिए जो ये आदित्य प्रथम है, ये पहला प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ और इसने कोडरवम की उपाधि ली थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 328। वह चोल वंश का शासक जिसने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। तो चोल वंश का वह शासक जिसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी वह था ऑप्शन नंबर डी, परांतक प्रथम। तो परांतक प्रथम ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पे 329 है। देखिए ये प्रश्न यूके एसएससी का है और आपके लिए थोड़ा रख दिया है। फलक से बने औजार संबंधित थे। तो देखिए दोस्तों, फलक से बने औजार संबंधित थे। शायद आपको साफ नहीं भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी समझ आ जाए उतना आपको क्लियर हो रहा होगा। फलक से बने औजार संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्यपुरा पाषाण काल में। देखिए इस काल में जो फलक वाले जो औजार थे ना, इनका प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ था। फलक आपको पहले भी मिलता है, बाद में भी मिलता है, नवपाषाण में भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो मध्यपुरा पाषाण काल में होता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 330। प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल व उनकी स्थिति सही सुमेलित नहीं है। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप, चार ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और ये सभी क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संगन कल्लू की बात करते हैं दोस्तों तो ये आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा। यहां पर जरा देखिए, आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आप साफ साफ समझकर देख भी पाए एक बार में। देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है ये है चिरान, बिहार में स्थित है, और हड्डी के उपकरण हमें यहां से प्राप्त होते हैं। अब आ जाइए यहां पर, यह है असम में। देखिए असम का सारा तारू और दावोजली दो स्थल है, और कृषि और पशुपालन का यहां पे हमें साक्ष्य मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ये दो स्थान आपको दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और एक है कोल्डी हवा और एक है मददह। यहां पे जगह नहीं थी तो नीचे लिख दिया है। और इन दोनों की बात करें, कोल्डी हवा बेहद इंपॉर्टेंट है, धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और मददह की बात करते हैं तो गोलाकार झोपड़ी व पशुबाड़ा का प्रमाण हमें मिलता है। बुर्ज होम ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। गर्तवास मिला है जहां मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, इसका प्रमाण हमें मिलता है बुर्ज होम से, जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और इसके अलावा ये देखिए भारत से बाहर है मेहरगढ़, पाकिस्तान में आपको मिलेगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर कहीं से मिलता है तो मेहरगढ़ का है। स्थायी जीवन का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलता है। और बाकी दोस्तों ये संगनकल्लू और पिकली हल आपको यहां पे मिलेगा कर्नाटक में, इसे ध्यान रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर है 331। देखिए पशुपालन का प्रारंभ किसके काल से माना जाता है? तो पशुपालन का प्रारंभ जो माना जाता है
तो जी हाँ दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य पाषाण काल से माना जाता है। अब जरा यहाँ पे कुछ फैक्ट है, हमने ऑलरेडी आपको एक बार करवाए थे, वही हमने आपके लिए रखा है। देखिए, आखेट का शिकार हमें मिलता है पुरा पाषाण काल में। आखेट यानी जो शिकार करना था वो पुरा पाषाण काल का था। कृषि का विकास और पहिए का जो विकास होता है ये नव पाषाण काल में होता है। कृषि का विकास, पहिए का विकास नव पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल की तीन महत्वपूर्ण स्थान है भारत में। एक है आदमगढ़, एक है भीमबेटका और एक है बागोर। बागोर राजस्थान में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और आदमगढ़ की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश में है और मध्य पाषाण काल के यहां पर उपकरण है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 332 333। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक, तो चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक अभी हमने सबसे पहले देखा था जो विजयला था, ये तो इसका संस्थापक था, है ना। अब आदित्य प्रथम भी हमने देखा था, ये सबसे पहले ऐसा था जो स्वतंत्र शासक हुआ था। अब दो ऑप्शन बचे हैं, तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी राज प्रथम। वैसे राजेंद्र प्रथम भी यहां पर काफी शक्तिशाली था और राज प्रथम ने शिवपाद शेखर इसकी उपाधि ली थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 333 से कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण यह करवाया था ऑप्शन नंबर, जी हां दोस्तों, ये राज प्रथम ने ही करवाया था। और एसएससी के एग्जाम का ये फेवरेट प्रश्न ने कई बार पूछ लिया है। संपूर्ण लंका को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था और सिंचाई हेतु चोल झील का निर्माण करवाया था। अभी हाल ही में ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, दोनों प्रश्न। देखिए, अगर बात करते हैं सिंचाई हेतु चोल झील का जो निर्माण है ऑप्शन 335 वाले का, क्वेश्चन 335 का, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर डी, राजेंद्र प्रथम। और संपूर्ण लंका को जो जीत कर यहां पर अपने राज्य में मिला था वो राजेंद्र प्रथम था। देखिए दोस्तों, राज प्रथम ने भी जो लंका का जो यहां पर जो पूर्वी हिस्सा है इसे जीत लिया था। महेंद्र पंचम शायद उस समय राजा था, उसे इसने हराया था। लेकिन जो राजेंद्र प्रथम हुआ ना, इसने पूरे लंका को विजय प्राप्त कर ली थी। सिंचाई हेतु चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था और राजेंद्र द्वितीय की उपाधि थी प्रकेसरी। तो एक बार फैक्ट को देख लीजिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपने पहले पढ़ा होगा, एक बार दोबारा देखोगे तब आपके जो माइंड में होता है वो चीज हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, 336 से, और पूछा गया है कि अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो देखिए दोस्तों, 326 का, अशोक ने अपना जो राज्याभिषेक करवाया था यह करवाया था 269 बीसी में। देखिए दोस्तों, 273 में ये गद्दी में बैठ जाता है और गद्दी में बैठ जाता है, लेकिन जो अपना राज्याभिषेक कराता है 3-4 साल बाद कराता है, यानी 269 में करवाता है। अब अशोक से संबंधित कुछ प्रश्न है। मास्की अभिलेख स्थित है जहां पर सबसे पहले अशोक का नाम पढ़ा गया था। तो मास्की अभिलेख की बात करते हैं तो यह मिलता है आपको कर्नाटक में, ऑप्शन सी सही है। 338 से, अशोक ने महेंद्र, देखिए महेंद्रा और संघमित्रा, देखिए महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए भेजा था, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो महेंद्र संघमित्रा को जो भेजा था, ये भेजा था दक्षिण की ओर, जो श्रीलंका है वहां पर भेजा था। तो 338 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी कब? तो अशोक ने कलिंग पर जो विजय प्राप्त की थी, देखिए दोस्तों वही ऑप्शन है अभी देखा था, 273 में गद्दी में बैठ जाता है। 269 की बात करते हैं तो यहां पर ये अपना राज्याभिषेक करवाता है और 261 की बात करते हैं तो यहां पर इसका कलिंग पर आक्रमण करता है और 13वें अभिलेख में इसका जिक्र है। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 340 की बात करते हैं। तो अगर बात करें 340 की, तो अशोक का शिलालेख की खोज की थी फैंथेलर ने। किसने की थी? फैंथेलर ने। जेम्स प्रेस ने तो सबसे पहले इसका जो अभिलेख है वो पढ़ा था और फैंथेलर ने सबसे पहले खोज की थी। ब्राह्मी लिपि का इसने पता करवाया था। और एक फॉरेस्ट नाम से भी एक व्यक्ति आते हैं जो हमारे उत्तराखंड का जो कालसे अभिलेख है जिससे उसने पढ़ा था, खोज की थी। 341 से अशोक के बाद शासक बना कौन? अशोक के बाद, तो अशोक के बाद जो शासक बनता है ये बनता है ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, जी हां सी वाला बनता है, कुणाल बनता है। और अशोक का वह उत्तराधिकारी जिसने संलेखना विधि, देखिए संलेखना विधि का मतलब होता है खाना पीना छोड़ देता है, मतलब ना मरने की एक विधि होती थी। ये जैन जो यहाँ पे लोग होते हैं, जैन व्यक्ति होते हैं, उनमें ये प्रचलित है। तो श्रवण बेलगोला में इसने अपने प्राण त्यागे थे। कौन था ये?
तो 342 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी संप्रीति। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य पे मत जाना, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार कि अशोक का वह उत्तराधिकारी पूछा है। देखिए अशोक का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य तो पहले था, इसने भी संलेखना से श्रवणबेल गोला में अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी था वह संप्रीति था। अगले क्वेश्चन पे 343, मैगस्थनीज की इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने लिखी है। भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो जी हाँ, ये बांटा था 7 भागों में। देखिए दोस्तों, कौन कौन से भाग बांटे थे ये अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि 15 अर्थशास्त्र के खंड है जो किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है, जो पॉलिटिक्स से संबंधित बुक है। और 18 की बात करते हैं तो मौर्य काल में जो ये अर्थशास्त्र जो बुक लिखी थी ना, वहां पर 18 तीर्थों की बात की गई है। तीर्थों का मतलब था जो मंत्री परिषद में जो मंत्री बैठा करते थे उनके संदर्भ में था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 344 है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का, तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम था, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी है, देवभूति यहां पर सही है। अब देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो इसने जो बृहदत्त था, जो यहां पर क्या था? मौर्य वंश का। देखिए मौर्य वंश का ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक था मौर्य वंश का। कौन? बृहदत्त। इसकी हत्या करता है इसका मंत्री जिसका नाम है पुष्यगुप्त, पुष्यमित्र। तो ये इसकी हत्या करता है, शुंग वंश की स्थापना कर देता है। और शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो देवभूति होता है, और देवभूति की हत्या कर देता है वसुदेव और स्वयं राजा बनता है, और जो कण्व वंश है इसकी स्थापना करता है। तो ये चारों नाम भी इंपॉर्टेंट है। 345, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शिमुख था। क्वेश्चन नंबर, गाथा सप्तसती नामक पुस्तक के लेखक है, तो ये है हॉल, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए गुणादेव की बात करते हैं तो ये इसी काल से संबंधित था, और ब्रत कथा पुस्तक इसने लिखी है। और एक पुस्तक है दोस्तों ब्रत कथा कुछ मंजरी नाम से है, वो किसने लिखी थी जरा बताएगा, पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में बाद में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर 347 है और पूछा गया है, सातवाहन वंश का प्रतापी शासक जिसने शक राजा नहपान को पराजित किया था। देखिए दोस्तों, यह काफी प्रसिद्ध युद्ध है, शक राजा नहपान को हराया था, और किसने हराया था ये आपको बताना है। तो सातवाहन वंश का प्रतापी शासक जिसने शक राजा नहपान को हराया था, तो यह था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देखिए, जब एक आप फिल्म भी देखना, इसकी एक फिल्म भी है यानी सतकर्णी राजा की, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो यही डिसाइड करता है कि आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ी आएगी वो अपने आगे क्या लगाएगी? अपनी माता का नाम लगाएगी। जैसे आपने देखा होगा पहले इसका नाम सतकर्णी था, तो इसने कुछ लगाया कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी अपनी माता का नाम आगे लगाया है। फिर जब बाद में इसका पुत्र आता है तो अपने पुत्र के आगे क्या लगाता है? वशिष्ठ लगाता है, इसकी माता का नाम होता है ना। तो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, कुछ ऐसे नाम बनते रहते हैं इनके परिवार में। तो ये अपनी माता का नाम आगे लगाते थे, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश का प्रतापी शासक तो यही हो गया है जिसने नाहपान को हराया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। दक्षिणी पद का स्वर की उपाधि ली थी वशिष्ठ पुत्र पुलवामी ने, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये इतना ताकतवर नहीं हुआ है जितना इसका जो पिताजी थे वे थे। शीशे की सिक्के चलवाए थे, तो जी हाँ दोस्तों, ये इन्होंने चलाए थे, सातवाहन वंश नहीं चलाए थे। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर, देखिए विजयला की बात करते हैं तो हमने देखा था चोल वंश का संस्थापक था। और दुर्गीदुंत दोस्तों यहां पर सही होगा, राष्ट्रकूट का संस्थापक है। देखिए सिंह विष्णु की बात करते हैं तो पल्लव वंश का संस्थापक था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का, विजयालय चोल वंश का, सिंह विष्णु पल्लव वंश का। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल हम इन्हीं क्वेश्चन को यहीं तक देखेंगे, 350 तक ही देखेंगे, और 351 से दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर यही है, पिछले कुछ समय से क्लास रेगुलर नहीं ले पाए थे, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा हम आपका जो सिलेबस है जल्दी जल्दी कंप्लीट करते रहेंगे। 1000 प्रश्नों के लिए हमने कहा है, तो कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसी महीने आपका लास्ट तक आपको ये 1000 प्रश्न कंप्लीट करवा दें। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।